स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। इसमें अवकलनों का अनुप्रयोग टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.1 पिछले वीडियो में बताई थी। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उससे पिछले वीडियो देख लें ताकि आगे की एक्सरसाइज समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाना है। अवकलनों के अनुप्रयोग में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन पढ़ाने हैं। इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। इसके बाद फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 बताई जाएगी। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ये अवकलनों के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आता है, उसका दूसरा पार्ट है। अवकलनों के अनुप्रयोग का एक पार्ट हम बता चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। इनको आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके आपको सुरक्षित कर लेना है। पहला फॉर्मूला है अंतराल a, b पर परिभाषित फलन f(x) वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 इज लेस देन x2। दिस इम्प्लाइज fx1 इज लेस आर इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। दूसरा फॉर्मूला है अंतराल a, b पर परिभाषित फलन f(x) ह्रासमान फलन यानी डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 is less than x2 implies fx1 is greater or equal to fx2 for all x1, x2 belong to a, b। उसके बाद आता है तीसरा फॉर्मूला अंतराल a, b पर परिभाषित फलन f(x) निरंतर वर्धमान फलन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1, x2 belong to a, b। अंतराल a, b पर परिभाषित फलन f(x) निरंतर ह्रासमान फलन यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यदि x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 for all x1, x2 belong to a, b। लास्ट है फलन f(x) अंतराल a, b में अचर होता है यदि f(x) बराबर कांस्टेंट दिया गया हो। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इस टॉपिक के कुछ और इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं, ये देख लीजिए। माना फलन f(x) अंतराल a, b में संतत तथा अंतराल ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है, तब पहला नियम है f(x) अंतराल a, b में निरंतर वर्धमान है यदि f'(x) इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इसका f(x) अंतराल a, b में निरंतर ह्रासमान है यदि f'(x) इज लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है तो ह्रासमान है, 0 से बड़ा है उसके अवकलन का मान तो वर्धमान है। तीसरा नंबर है f(x) अंतराल a, b में अचर होता है यदि f'(x) बराबर 0 है। ये तीन फार्मूले और आपको याद रखने हैं। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण से। उदाहरण 7 है, अवकलनों के अनुप्रयोग का एग्जाम्पल 7 है। वैसे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन का ये पहला एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 7 है, दिखाइए कि फलन f(x) 7x-3 r पर निरंतर वर्धमान फलन है। ये आपको शो करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना x1, x2 बिलोंग टू r। उसके बाद यहाँ से एक फॉर्मूला लिखेंगे। वर्धमान फलन का फॉर्मूला होता है कि x1 इज लेस देन x2। दिस इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन fx2 होना चाहिए।
तो हम ये लेकर चलेंगे और ये अगर आ जाएगा तो कहा जाएगा कि निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम ये लेकर चलेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। उसके बाद वो फॉर्मूला लिखेंगे निरंतर वर्धमान फलन का। अगर ये चीज़ आ जाएगी तो आपका निरंतर वर्धमान फलन सिद्ध हो जाएगा। अगर इसका उल्टा आता है तो ह्रासमान फलन होगा। तो देख लीजिए, x1 लेस देन x2 हम लेकर चले। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ आपको लाना है 7x - 3 लाना है। तो ये हम लेकर चलेंगे x1 इज लेस देन x2। 7 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 7x1 इज लेस देन 7x2। उसके बाद 3 दोनों तरफ माइनस करेंगे, 7x1 - 3 7x2 - 3। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। ये अगर fx है तो ये fx1 है और ये fx2 है। तो आप लिखेंगे fx1 इज लेस देन fx2। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था कि अगर ये चीज़ वेरीफाई हो जाए तो ये निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, हम ये लेकर चले और ये जब लेकर चले तो इसमें हमने ये चीज़ बनाई है। इसमें आपको ये चीज़ बनानी होती है। जितने बहुत छोटे सवाल हैं, बहुत ही छोटे सवाल हैं, जैसे कोई अंतराल दिया गया है तो उनके लिए हम ये नियम लगाते हैं, नहीं फिर दूसरा वाला नियम लगाते हैं। बड़े सवालों में हम अवकलन वाला नियम लगाते हैं। तो इसमें यही नियम लगेगा, पहला वाला। x1 इज लेस देन x2 में आपको सबसे पहले वो चीज़ बनानी है जो चीज़ यहाँ गुणा में लिखी है। 7 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। उसके बाद देखा जाता है कितना प्लस है कितना माइनस है, तो -3 दोनों तरफ कर दिया। उसके बाद अगर ये fx है तो ये fx1 है, ये fx2 है। तो हम ये लेकर चले और ये प्रूव हो गया। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः fx R पर निरंतर वर्धमान फलन है। उसके बाद 8वां नंबर, ये दूसरे तरीके का सवाल है। दिया है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन fx x बिलोंग्स टू R पर निरंतर वर्धमान फलन। तो ये बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन में हम वो प्रमेय लगाते हैं जो मैंने लास्ट में बताया, अंतराल a, b वाली प्रमेय, जिसमें f' निकालते हैं। तो ये बहुपदी फलन है और साइंटिफिक फंक्शन जितने भी होते हैं, त्रिकोणमिति फलन, उन सब में हम यही नियम लगाते हैं। बाकी जो छोटे सवाल हैं उनमें हम ये नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया होगा उसको आप लिख लेंगे, fx बराबर x³ - 3x² + 4x। उसके बाद अवकलन कर देंगे, f' का आ जाएगा 3x² - 6x + 4। फिर हम कैसे प्रूव करेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, 3x² - 6x + 3, 4 को हमने लिख दिया 3 + 1 और इन 3 में कॉमन कर लेंगे। 3 कॉमन हो जाएगा, x² - 2x + 1 + 1 और ये क्या बन जाएगा, f' = 3x - 1 का होल स्क्वायर। और किसी का होल स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है टोटल। तो जब ये धनात्मक है, इसका गुणा में 3 है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो क्या कहेंगे, अतः f' 0 से बड़ा होगा, यानी धनात्मक होगा। अगर 0 से बड़ा होता है f' तो मैंने फॉर्मूला बताया, अतः fx R पर निरंतर वर्धमान फलन होगा। निरंतर वर्धमान फलन है। ये प्रूव हो जाएगा। नवा एग्जाम्पल देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर cos x 0, पाई में निरंतर ह्रासमान फलन है, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान फलन है,
0 से 2 पाई में ना तो निरंतर वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से हम सलूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स बराबर कॉज एक्स। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर ए नंबर पर विचार करते हैं। देखिए 0 से पाई में ये जो साइन एक्स आया है इसको आपको देखना है। 0 से पाई में साइन एक्स कैसा होता है, तो आपको लिखना है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई पर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। साइन एक्स का मान 0 से बड़ा होता है, अतः एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्योंकि यहाँ एफ डैश एक्स का मान साइन एक्स के माइनस का चिन्ह है, तो जो अगर ये ग्रेटर होगा तो एफ डैश एक्स लेस होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अतः निरंतर ह्रासमान फलन है। ये लिख देंगे। बी नंबर पे आ जाते हैं। x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई पर साइन एक्स का जो मान है वो निगेटिव होता है, यानी साइन एक्स का मान घटता है, निगेटिव होता है। अतः एफ डैश एक्स आपका इस समय पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः निरंतर वर्धमान फलन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखो, सी नंबर पर 0 से पाई पर निरंतर ह्रासमान फलन है, पाई से 2 पाई पर निरंतर वर्धमान फलन है। अब कह रहा है 0 से 2 पाई पर ना तो निरंतर वर्धमान है ना ही निरंतर ह्रासमान फलन है। वैसे भी इस पर ह्रासमान है, इस पर वर्धमान है, तो 0 से 2 पाई पर ये ए और बी दोनों जो हमने ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों निष्कर्ष निकाले हैं, इनसे पता चलता है कि ए व बी से निश्चित है कि 0, 2 पाई पर फलन ना वर्धमान है ना ही ह्रासमान। आपको ये लिख देना है कि इन दोनों से पता चलता है कि ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि पहले ह्रासमान आ रहा है फिर वर्धमान आ रहा है, और 0 से 2 पाई दोनों को क्रॉस करता हुआ आ रहा है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अब कह रहा है 0 से 2 पाई पर क्या होगा, तो हम यही कहेंगे कि पहले तो ह्रासमान आ रहा है फिर वर्धमान आ रहा है, तो अब इसमें न तो वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। 10वां उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 10 देखिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ ए नंबर पर है निरंतर वर्धमान फलन है, बी नंबर है निरंतर ह्रासमान फलन है। ये दो चीजें दी गई हैं। अगर आपको अंतराल ज्ञात करना है तो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं हम एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। उसके बाद इसका अवकलन करते हैं, यानी एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 4। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। ये जो आया हुआ है इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो 2x इक्वल 4, x बराबर आ जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा। जो हमारे पास x का मान आया वो 1 मान है, तो इससे जो अंतराल आएंगे वो 2 आएंगे।
पहला अंतराल आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, माइनस इनफाइनाइट से 2, उसके बाद दूसरा होता है 2 टू इनफाइनाइट। क्योंकि ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में अगर ये 2 है यहाँ पर, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। तो ये दो अंतराल हो जाएंगे माइनस इनफाइनाइट से 2 तथा 2 टू इनफाइनाइट। इसके लिए हम एक टेबल याद रखेंगे या टेबल बनाएंगे। अंतराल होगा यहाँ पर, उसके बाद एफ डैश एक्स का चिन्ह होगा और उसके बाद एफ की प्रकृति होगी। आप टेबल बना के कर सकते हैं, बिना टेबल के भी आप लिख सकते हैं इसको। अब आपको ये देखना है कौन कौन से दो अंतराल आए हैं। माइनस इनफाइनाइट से 2 आया है। अब इस चिन्ह की प्रकृति क्या होती है? एफ डैश एक्स का चिन्ह पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस ये आपका आ जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस आएगा। उसके बाद दूसरा आ रहा है 2 टू इनफाइनाइट, तो हो जाएगा प्लस गुणा प्लस, दोनों प्लस हैं, ये ग्रेटर देन 0 होगा। जो लेस देन 0 होता है तो उसके लिए क्या होता है? ह्रासमान होता है, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ये एफ की प्रकृति आ गई, यानी आपका जो एफ होगा निरंतर ह्रासमान होगा इस अंतराल में, और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बराबर आप लिख देंगे ऐसे करके, तो ये आ जाएगा निरंतर वर्धमान। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल 11 देखिए, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन एफ ए नंबर पर निरंतर वर्धमान है, बी नंबर निरंतर ह्रासमान है। तो ये सभी जितने भी बड़े सवाल होते हैं, जितने भी ये बहुपदी वाले सवाल होते हैं और जितने बड़े सवाल होते हैं, छोटे वालों को छोड़कर वो इसी अवकलन विधि से लगाए जाते हैं। एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 30। अब एफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद एफ एक्स का अवकलन करेंगे। बहुत आसान चीज़ है, अवकलन करना है। अवकलन करने से आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। उसके बाद 12 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 12x स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर करें कि 1 आ जाए, तो 3x प्लस 2x माइनस 6, 12x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, 12x प्लस 2 और x माइनस 3। यह आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 किया जाता है, तो इसको आप 0 कर दें, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 12x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये 12 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2,3। ये जो x के दो मान आ गए, तो वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे? अंतराल कैसे डिसाइड करना है आपको? पहला अंतराल होगा माइनस इनफाइनाइट से -2, इसके पहले माइनस इनफाइनाइट होता है,
जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस इनफाइनाइट -2 3 और प्लस इनफाइनाइट। आपको दोनों साइड में माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिखना है। उसके बाद जितने भी मान आए उनको बीच में लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मान छोटा हो उसको पहले लिखना। ये -2 छोटा है 3 से, तो ये सही सीरियल में लिखा है। अगर पहले 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेना है। फिर 2 का पेयर बनाना है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। देखिए पहला अंतराल आपका ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2। दूसरा अंतराल यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर -2 से 3 आएगा, फिर तीसरा होगा 3 से इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए अंतराल, यहाँ f' का चिन्ह और यहाँ पर f की प्रकृति। इस तरह से बना लिया जाएगा। अब देखो पहला माइनस चिन्ह है, दूसरा भी माइनस है, तो माइनस एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में माइनस, ये आ जाएगा प्लस, और प्लस आ जाएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद पहला माइनस है एक ब्रैकेट में, दूसरा प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें पहला प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जिनमें ग्रेटर देन 0 है इनका गुणा करेंगे, इनसे जो धन आएगा तो ग्रेटर देन 0, इनसे अगर ऋण आता है तो लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। उसके बाद लेस देन 0 है तो निरंतर ह्रासमान है। बस इतना आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इक्वल करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन f(x) = sin 3x, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान फलन है, और दूसरा नंबर है निरंतर ह्रासमान फलन है। तो हम शुरुआत करते हैं सवाल की। पहले f(x) जो दिया गया है, f(x) = sin 3x, इसका अवकलन किया जाता है। f'(x) = sin 3x का हो जाएगा cos 3x, और 3x का फिर से हो जाएगा d/dx 3x, तो आ जाएगा f'(x) = cos 3x इंटू 3x का 3 हो जाएगा, तो f'(x) = 3 cos 3x। उसके बाद f'(x) जो होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। f'(x) 0 करेंगे, यानी इसका मान, f'(x) का मान यही है, इसको 0 करेंगे। 3 cos 3x = 0, तो cos 3x = 0। अब ये cos में कितने का मान होता है? cos 3x = 0 कितने कितने का मान होता है? 3x = ये cos π/2 का मान है, और उसके बाद है 3 π/2 का। cos में 3 π/2 का मान है, कॉमा लगा के लिख देंगे, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका π/2, 3 π/2। उसके बाद चूंकि x का मान हमको निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा π/6, π/2। देखिए 3 से डिवाइड होगा, या 3 ये नीचे चला जाएगा, तो π/6, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2 आएगा। x के ये 2 मान आए। उसके बाद आपको ये देखना होता है, ये साइंटिफिक वालों का नियम दूसरा होता है, और
कार्टेशियन वाले जिसमें x होता है उसका नियम दूसरा होता है। उनमें क्या होता था कि माइनस इनफाइनाइट इधर होता था, प्लस इनफाइनाइट इधर, बाकी बीच में वैल्यू होती थी। इनमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये जो इंटरवल दिया है इसके बीच में इनमें अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको रखना होता है। जैसे मैं बता दूं 0 to π/2 के बीच में आपको रखना है, तो 0 π/2 के बीच में पहले क्या आएगा, 0 आएगा, फिर आएगा मैं रफली बता रहा हूं इधर, 0 आएगा, फिर π/6 आएगा, फिर π/2 आएगा। अब ये आपको देखना है कि ये जो दो मान है इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर है भी तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो पहला जो अंतराल होगा 0 से π/6 होगा और दूसरा होगा π/6 से π/2। लेकिन आपको दो बातें और ध्यान रखनी है, इधर क्लोज से स्टार्ट है, क्लोज से खत्म है। तो जो पहला अंतराल होगा आपका वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/6 और ओपन होगा, तो ये पहला क्लोज ओपन होगा। दूसरा अंतराल होगा π/6 ओपन टू π/2, ये इधर वाला क्लोज हो जाएगा क्योंकि इनका बॉर्डर इधर क्लोज में है। देखिए 0 इधर क्लोज में है, उधर π/2 क्लोज में, बीच में आप ओपन लिखेंगे, बाकी क्लोज लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो x के मान आते हैं वो इनके बीच में रखना होता है। जो भी मान होता है इनमें कोई एक कॉमन मान भी हो सकता है, जैसे इसमें π/2 आ गया तो कोई बात नहीं, π/2 को एक ही बार लिखना है। ऐसे रफली लिख लिया, फिर ऐसे पेयर बना लिया, और ये क्लोज ओपन तथा ओपन क्लोज इस तरह से रखना है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है 0 to π/6 पर f' का मान कितना आएगा। देखो f' आपका ये f' का मान ये धनात्मक आएगा, क्योंकि अगर हम x की जगह पर π/6 रख दें या π/6 से और पहले का मान 0 रख दें तो cos 0 1 होता है, 3 आ जाएगा। तो 0 to π/6 पर f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, अतः फलन f निरंतर वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। इस अंतराल में ये निरंतर वर्धमान फलन है। ये पहला आंसर हो गया ए नंबर। बी नंबर में देखिए ओपन π/6 टू π/2 और ये क्लोज। अगर इनमें से हम कोई एक मान रखते हैं, मान लीजिए π/2 ही रखते हैं, यहाँ पर 3 π/2, या इसके पहले वाला कोई मान, इनके बीच का कोई मान x की जगह पर रख दें, तब इस पर f' का मान लेस देन 0 होगा, यानी 0 से छोटा होगा। अतः फलन f निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। तो इस अंतराल पर निरंतर वर्धमान होगा और इस पर निरंतर ह्रासमान फलन होगा। 13 नंबर एग्जाम्पल देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर sin x प्लस cos x, ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2π। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to 2π, क्योंकि लेस आर इक्वल टू जो होता है वो क्लोज इंटरवल ही होता है। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात है। द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। दोनों कंडीशन पर आपको अंतराल बताना है। तो सबसे पहले f(x) लिखेंगे, f(x) बराबर sin x प्लस cos x, फिर अवकलन किया जाता है f' हो जाएगा cos x माइनस sin x, फिर f' को 0 किया जाता है, f' ये है, इसको 0 करोगे तो cos x माइनस sin x बराबर 0।
तो कॉज एक्स बराबर साइन एक्स, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा साइन एक्स अपान ये कॉज एक्स नीचे चला जाएगा। तो tan एक्स बराबर आ जाएगा 1 या 1 बराबर tan एक्स आ जाएगा। tan एक्स बराबर आ जाएगा 1। अब ये tan में कितने कितने का मान होता है, ये होता है π/4 का और 5π/4 का। यक्स के दो मान आ गए, π/4 और 5π/4। अब इसके अंतराल देखो क्या क्या आएंगे, रफली लिखा जाता है। यहाँ पर π/4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, 5π/4 हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ऐसे लिखना है आपको। इसका इसका पेयर बनेगा, इसका इसका बनेगा, इसका इसका बनेगा, यानी इसमें 3 अंतराल होंगे। ये दोनों मान इन दोनों के बीच के हैं। अगर कोई कॉमन मान होता है तो एक ही बार लिखते हैं, कॉमन मान नहीं है तो दोनों लिखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला क्लोज और 0 से π/4 ये ओपन रहेगा। दूसरा आपका जो अंतराल रहेगा π/4 से 5π/4 ये दोनों ओपन रहेंगे क्योंकि ये दोनों बीच में है। फिर जो तीसरा आपका होगा 5π/4 से 2π, ये इधर ओपन रहेगा और इधर क्लोज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टेबल बना लीजिए, यहाँ हो जाएगा अंतराल, यहाँ f' का चिन्ह, उसके बाद f(x) की प्रकृति। तीन अंतराल हैं अपने पास। पहला है क्लोज इंटरवल 0 to π/4 ओपन, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 और तीसरा है आपका 5π/4 to 2π, इधर ओपन रहेगा और इधर क्लोज रहेगा। यहाँ पर देखिए f' का चिन्ह कैसा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0। ये f' पर ध्यान देते हैं। अगर हम x का मान 0 से π/4 के बीच में कोई मान रख दें तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम क्लोज का मतलब होता है 0 भी ले सकते हैं और ओपन का मतलब होता है उसके पहले वाला मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 0 ही ले ले, क्योंकि इधर क्लोज लगा है, 0 आप ले सकते हो। यहाँ इन दोनों के बीच का मान ले सकते हो, यहाँ पर 2π ले सकते हो। तो जिधर क्लोज है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते हो और जिधर ओपन लगा है उसके पहले वाला मान ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो हम 0 ले लें, तो cos 0 माइनस साइन 0 cos 0 1 होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन 0, बस इतना लिख देना है। तो ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है, f निरंतर वर्धमान है, बस इतना लिख देना है आपको। उसके बाद π/4 से 5π/4 इसके बीच का अगर कोई मान हम लेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ये इसका मान घटता है और ये माइनस इसमें लगा ही है। π/4 से 5π/4, 5π/4 के पहले का कोई मान रख देंगे, 4π/4 यानी पाई रख देंगे, cos π -1 और ये 0 -1 हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f निरंतर ह्रासमान है। आपको वैल्यू रखनी नहीं है, बस केवल ऐसे बता देना है रफली चेक करके। तीसरा मान 5π/4 से 2π के बीच में कोई भी मान रखेंगे, इसमें तो 2π भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये भी वैल्यू रखी जा सकती है। तो cos 2π माइनस साइन 2π, cos nπ 1 होता है, ये 0 होता है,
तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस पर हो जाएगा f निरंतर वर्धमान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है। fx बराबर आपका दिया गया है 3x + 17। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। इस सवाल को आप पहले तो मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r मान के निरंतर वर्धमान के लिए x1 इज लेस देन x2 होता है। इसमें आपको 3x + 17 बनाना है, तो दोनों तरफ 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3x1 3x2 ये आ जाएगा। उसके बाद +17 कर दीजिए, दोनों तरफ 17 जोड़ दीजिए, इधर 17 जोड़ दिया, इधर 17 जोड़ दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर ये fx है तो ये क्या हो जाएगा, इतना fx1 हो जाएगा और ये fx2 हो जाएगा। तो fx1 इज लेस देन fx2। हम क्या लेकर चले थे, x1 इज लेस देन x2 लेकर चले थे, और ये आ गया fx1 इज लेस देन fx2। अतः f निरंतर वर्धमान फलन है। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, fx आपको दिया गया है 3x + 17, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, f' 3 आ गया। जब f' 0 से बड़ा होता है, ये 3 0 से बड़ा है, तो f' इज ग्रेटर देन 0, तो ये अवकलन वाली विधि से भी हो जाएगा। f' 0 से बड़ा है, अतः f निरंतर वर्धमान फलन है। दूसरा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो fx बराबर लिखा जाएगा e⁻²x, उसके बाद अवकलन किया जाएगा f' बराबर e⁻²x, फिर 2x का हो जाएगा d/dx 2x। f' बराबर e⁻²x × 2, तो f' बराबर 2e⁻²x। अगर कोई भी रियल नंबर रख दें, यहाँ पर वास्तविक संख्या रख दें, तो e⁻²x का मान धनात्मक होता है। तो आपको ये लिखना है e⁻²x इज पॉजिटिव, तो 2e⁻²x यानी f' बराबर 2e⁻²x, ये भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अतः f निरंतर वर्धमान फलन है। तीसरा सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x से प्रदत्त फलन 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, 0 से π में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो fx आपको दिया है fx बराबर sin x, इसका अवकलन करना है, f' बराबर cos x हो जाएगा। अब ये देखा जाएगा ए नंबर पर 0 से π/2 पर cos पॉजिटिव होता है, तो अगर cos पॉजिटिव होता है तो f' भी पॉजिटिव होगा। तो ये लिखेंगे 0 से π/2 पर cos x धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है।
अतः जो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब फलन वर्धमान होता है। अतः फलन निरंतर वर्धमान फलन है। उसके बाद बी नंबर, π/2 से पाई पर cos x, π/2 से पाई पर यानी 90 से 180 के बीच में cos x ऋणात्मक होता है। π/2 से पाई पर cos x ऋणात्मक होता है। अतः एफ डैश एक्स जो आपका हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। जब ये लेस देन 0 होगा तो एफ जो आपका होगा, एफ निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर पर देखिए, 0 से π/2 पर वर्धमान है, π/2 से पाई पर निरंतर ह्रासमान है। तो 0 से पाई पर, क्योंकि पहले आप इस पर वर्धमान है इस पर ह्रासमान है, तो 0 से पाई पर न तो वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। तो 0 से पाई पर न वर्धमान होगा न ह्रासमान होगा। बस आपको कुछ करना नहीं, इसमें इन दोनों के अकॉर्डिंग लिख देना कि पहले तो आप निरंतर वर्धमान सिद्ध कर रहे हो, फिर निरंतर ह्रासमान सिद्ध कर रहे हो। तो 0 से पाई पर न वर्धमान है न ह्रासमान होगा। चौथा सवाल देखिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहला काम क्या होता है अंतराल ज्ञात करने में? f(x) जो आपको होता है दिया होता है उसका f डैश x निकालते हैं, 4x - 3। उसके बाद f डैश x को 0 कर देते हैं, यानी इसको 0 कर दिया जाता है। 4x - 3 = 0, तो 4x = 3, x आ जाएगा 3/4। और इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर -∞ लिखते हैं। यहाँ पर जितने भी x के मान आते हैं, x का इसमें एक ही मान आया है, 3/4 लिखते हैं, इधर +∞ लिखते हैं। उसके बाद ये दो पेयर बनते हैं। पहला आपका अंतराल होता है -∞ से 3/4 और दूसरा होता है 3/4 से +∞। ये दो अंतराल होंगे। तो यहाँ पर आप टेबल बना लेंगे, अंतराल हो जाएगा। उसके बाद f डैश x का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद f की प्रकृति हो जाएगी। ऐसे टेबल बना के करेंगे तो आसानी रहेगी। अंतराल में -∞ to 3/4। अब देखिए पहला चिन्ह माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक ब्रैकेट में दूसरे में प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन 0, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा तो लेस देन 0 होगा। जब लेस देन 0 होगा तो ये कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए 3/4 ∞, पहला प्लस है इंटू दूसरा भी प्लस है, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।